नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी चोरी। हाय बचपन, तेरी यादें कभी नहीं भूलती। वह टूटा फूटा घर, पुवाल का बिछौना, नंगे बदन और नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, ये सब बातें आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं। चमरौधो जूते पहनकर जितनी खुशी तब होती थी, अब फ्लेक्स के बूट पहनने में भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो आनंद था, वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी और हलधर, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों सुबह बासी रोटियां खाकर और दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल पड़ते थे। फिर तो पूरा दिन हमारा होता था। मौलवी साहब के यहां कोई हाजिरी का रजिस्टर नहीं था और गैर हाजिरी का कोई जुर्माना भी नहीं लगता था, इसलिए डर किस बात का। कभी थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमते और कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाधियों का आनंद लेते। हमें गाधियों के समय का जितना ज्ञान था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था, जहां एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपने झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते, कहीं बाल्टी से पौधों को सींच रहे होते, कहीं खुरपी से क्यारियां घोड़ रहे होते, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छांट रहे होते। इन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का जानकार था। हमसे काम लेता, लेकिन ऐसा लगता मानो वह हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा हो। जितना काम वह पूरे दिन में करता, हम घंटे भर में निबटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से गुजरते समय मेरा दिल चाहता है कि उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूं, प्यारे, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे दिल में तुम्हारी याद अभी भी उतनी ही हरी है जितनी तुम्हारी पत्तियां। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, लेकिन मौलवी साहब के सामने ऐसा बहाना बना देते कि उनकी कड़ी त्योरियां भी उतर जातीं। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिखता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी तो सिर्फ शौक के लिए करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों के बीच उनकी खूब तारीफ करते थे। हम मानो मौलवी साहब के लिए सफरी एजेंट थे। जब हमारे प्रयासों से मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता, तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात लेकर जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़कर ले जाते, कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले जाते। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का गुस्सा शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल नहीं होती, तो हम सजा से बचने का कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या न हो, लेकिन चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम बहुत उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सभी बच्चों को पतंगें पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बलि पतंगों के सिर जाती थी। पतंगों का बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लेते थे। एक दिन सुबह हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर मुझे दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर मैंने पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर ने जवाब दिया, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या आलमारी तो थी नहीं। रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था। उसी के रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को पता चल गया था। जब घर के सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो हलधर ने चारपाई खड़ी करके
ताक से 1 रुपया निकाल लिया। हमने रुपया पहले कभी छुआ तक नहीं था, इसलिए वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगें उठीं, वे अभी भी याद हैं। हमारे लिए रुपया एक दुर्लभ वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहां से सिर्फ 12 आने मिलते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। हम दोनों ने कई मिनट तक सोच विचार किया और आखिरकार यही निश्चय किया कि आई हुई लक्ष्मी को नहीं जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर देंगे। कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ी और सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह विभत्स घटना न होती जो आगे चलकर हुई। लेकिन उस समय हम में शांत विचार करने की क्षमता ही नहीं थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर इस वक्त तलाशी की नौबत आ गई तो भगवान ही मालिक हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। हमने नाश्ता भी नहीं किया, चबेना भी नहीं लिया। किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद नहीं होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही यह अवसर मिले, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों भर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिरकार अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहां पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। हमने 2-3 किताबें पढ़ी थीं, इसलिए विद्या का कुछ कुछ असर हो चुका था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है, घर में पैसे नहीं थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। मगर अब 15.5 आने पैसे कहां ले जाए? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन पैसों का ढेर कहां छिपाएं? न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए, शेष 3.5 आने की मिठाई ले ली जाए। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़कर पूछा, इतने दिन कहां रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गईं। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणत महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर ही पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ, आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रेवड़ी खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सभी लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएंगे और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएंगे 1 पैसा भी खर्च न करूंगा।
लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी, या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ी खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं। शायद हलधर अभी वहीं हो, लेकिन वहां सन्नाटा था। हां, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से हंसी मारी और बोला, बचा, घर जाओ। तो कैसी मार पड़ती है? तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी, ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहां से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेवजह की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई। बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे, सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह ही की इच्छा सर्व प्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों घर निकट आता, दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ आती थीं। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़ियाओं अपने घोंसलों की ओर उड़ चली आती थीं, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ आए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की छांव में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्माओं के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मुंह की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ ऊं डेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बांसने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहां थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा। मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी न निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैंने जोर से चिल्लाकर रोने लगा।
ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे, सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डांट रही थीं और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थीं। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोलीं, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निश्शंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोलीं, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ेगा। मैंने मार कभी नहीं खाई थी। मेरा तो 2-4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा बोलीं, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर, अम्मा, बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं, सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपये कमा लाता, 4 लोग उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गईं। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पांव सा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का राग खूब आलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चूड़े खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी चोरी हमें यह सिखाती है कि समाज में आर्थिक विषमताएं और अन्याय कैसे मनुष्यों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। यह कहानी यह दर्शाती है कि जब लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है, तो वे गलत रास्ते पर भी जाने को मजबूर हो सकते हैं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह भी दिखाते हैं कि जो लोग समाज के सबसे निचले तबके में हैं, उनके लिए आत्मसम्मान और ईमानदारी बनाए रखना कितनी कठिन हो जाती है। कहानी में चोरी की घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में आर्थिक असमानता के कारण पैदा हुए संकटों और दबावों को समझने की आवश्यकता है। प्रेमचंद हमें यह सिखाते हैं कि समाज को चाहिए कि वह गरीब और कमजोर वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान दे और उनकी परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयास करे। चोरी हमें यह भी सिखाती है कि मानवीय संवेदनशीलता और समझदारी के बिना समाज में सच्चे सुधार संभव नहीं है। जब हम दूसरों की स्थिति और उनके संघर्षों को समझते हैं, तभी हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी चोरी।